चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। इसका नाम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। जैसे हमने पिछला चैप्टर जिसका नाम था इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 3 से स्टार्ट किया था और 22 पे समाप्त किया लाइन से अच्छे से। अब इसको भी 23 से स्टार्ट करेंगे और 42 पे ख़त्म करेंगे। कहाँ ख़त्म करेंगे? बीच में एक दो सेक्शन ओमिटेड है, उसको छोड़ के पूरे लाइन से है। इस बार थोड़ा सा क्या कर रहा है? हेलो, हाँ ठीक है, चलो। तो 23 से 42 तक इसको समाप्त करेंगे। बराबर से सुनते जाना बच्चों। एक दो सेक्शन बीच में कुछ ओमिटेड होंगे, बाकी पूरा है ये। 23 क्या है? 23 मेरी तरफ देखो। हु मे इशू सिक्योरिटी, कौन सिक्योरिटी इशू कर सकता है, ये 23 बताएगा हमें। इस चैप्टर में पूरा सिक्योरिटी इशू करने के बारे में देखो, लाइन से जमा रखे इन्होंने। क्या इनकॉर्पोरेशन में हमें कंपनी खोलना सिखा दी, मेमोरेंडम बनाना सिखा दिया, आर्टिकल बनाना सिखा दिया, कंपनी खुलती कैसी ये बता दिया, ओपीसी होगी तो क्या होगा, चैरिटेबल होगी तो क्या होगा, दुनिया जहान की कंपनियों का ज्ञान दे दिया इसने हमें। अब एक बार कंपनी खुल गई तो पहला काम उसका क्या होता है? मनी रेस करना। मनी रेस कैसे होगा? शेयर इशू करके। तो शेयर इशू कैसे होंगे वो इस चैप्टर में बताया जाएगा। डिबेंचर इशू कैसे होंगे? इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस कितने तरह के होते हैं वो भी इस चैप्टर में बताया, और ये सारी चीजें मिलकर ये चैप्टर बनेगा हमारा। तो इसमें सबसे पहले 23 किसकी बात करता है? हु मे इशू सिक्योरिटी। तो देखो, क्या बीसीसी सिक्योरिटी इशू कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि वो क्या है? पार्टनरशिप। बीसीसी एलएलपी हो तो कर सकती है, ठीक है। बीसीसी एक सोल ट्रेडर हो तो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस हो तो, कोई भी नहीं। तो सिक्योरिटी इशू करने के लिए हमारा क्या होना पड़ेगा? कंपनी होना पड़ेगा। तो दो लोग सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं, एक तो पब्लिक कंपनी और एक सर प्राइवेट कंपनी। कैसे? आपने तो डेफिनेशन में पढ़ा था प्राइवेट कंपनी तो शेयर इशू नहीं कर सकती। ठीक है, कर सकती है, सुनते जाना किस किस को। पब्लिक कंपनी शेयर इशू करेगी, एक तो पब्लिक को एट लार्ज, पब्लिक को एट बहुत सारे लोगों को, ये पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती। फिर पब्लिक कंपनी शेयर इशू करेगी प्राइवेट सेक्टर को। किसको? प्राइवेट इंडिविजुअल्स को। किसको? और प्राइवेट इंडिविजुअल को इशू करने के लिए इनको प्राइवेट प्लेसमेंट का रूल फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा? ये आप लोग जब शार्क टैंक वगैरह में देखते होंगे, इक्विटी से पैसा रेज किया, प्राइवेट प्लेसमेंट से, वेंचर कैपिटल ने दे दिया, शार्क ने दे दिया पैसा। ये कौन है? ये सब ये प्राइवेट प्लेसमेंट है। और इसका क्या प्रोविजन है? ये सेक्शन 42 में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? तो जो लास्ट सेक्शन पढ़ेंगे वो इसी का पढ़ेंगे, इस चैप्टर का, कि प्राइवेट प्लेसमेंट से मनी कैसे रेस करना है। किससे? प्राइवेट प्लेसमेंट। वही प्राइवेट प्लेसमेंट से ये लोग भी रेस कर सकते हैं, पब्लिक को थोड़ी ना कर रहे हैं। अब प्राइवेट कंपनी पब्लिक में शेयर इशू नहीं करेगी, प्राइवेट इंडिविजुअल को तो करेगी, नहीं तो फिर कैसे चलाएगी वो? अब मैंने कोई प्राइवेट कंपनी खोली है, पब्लिक नहीं खोली है, लेकिन अब उसके अंदर मेरी अप्रोच है, ठीक है, तो मैं MS धोनी से बोल रहा हूँ मेरे को पैसे दे दे थोड़े से, ते पैसे तेरे पास। विराट कोहली से बोल रहा हूँ, ऐसे 4-5 इंडिविजुअल मैंने इकट्ठे कर लिए और उनसे ही मेरा तो काम हो गया। 2-2 करोड़ सबने दिए तो मेरा तो 10 करोड़ हो गया। 10 करोड़ तो बहुत था मेरे आइडिया के लिए, कर दी मैंने प्राइवेट कंपनी स्टार्ट और 10 लोगों से पैसा ले लिया मैंने। तो क्या ये नहीं ले सकता? ले सकते हो, लेकिन इसके लिए जो प्राइवेट प्लेसमेंट के रूल है वो फॉलो करने पड़ेंगे। कैसे पैसा लेना है, चेक से ही लेना है, कैश से अलाउड नहीं है, कितनी लिमिट होंगी। एक बार किसी को प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑर्डर दे दिया, ऑफर दे दिया और उन्होंने मना कर दिया, तो अब उनको दोबारा देना है क्या? कितनी बार मैं दे सकता हूँ? एक साल में कितनी बार प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता हूँ? ऐसे सारे सवालों के जवाब हमें 42 देगा। तो सेक्शन 42 बताएगा। वो प्राइवेट प्लेसमेंट इन पे भी लगता है, इन पे भी लगता है। और एक इशू कर सकते हैं अपन शेयर अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को। किसको? बाय वे ऑफ राइट इशू एंड बोनस इशू। बाय वे ऑफ वो चीज ये भी कर सकती है।
जैसे एक बार ये प्राइवेट इंडिविजुअल ने इनको 10 करोड़ रुपए दे दिए, तो वो 10 लोग मेरे मेंबर बन गए, मैं प्राइवेट कंपनी हूँ। अब मैं उन 10 लोगों को दोबारा राइट शेयर देना चाहता हूँ, बोनस शेयर देना चाहता हूँ, उनको 10 लोगों को तो दे सकता हूँ। ऐसे ही एक पब्लिक कंपनी में 1.5 लाख लोग हैं, वो 1.5 लाख लोगों को बोनस देना चाहती है, वो भी दे सकती है। तो वो अगर अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को देना चाहे दे सकता है, मैं भी अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को देना चाहूँ दे सकता हूँ। तो ऐसे पब्लिक कंपनी भी अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को शेयर इशू कर सकती है और प्राइवेट कंपनी भी अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को शेयर इशू कर सकती है। तो ये तुम्हारे सवाल का जवाब, ये है सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 और ये है सेक्शन 23 सबसेक्शन 2। खत्म। हु में इशू सिक्योरिटी, तो कैसे लिखोगे इसको, मेरी तरफ देखो। पब्लिक कंपनी कैन इशू सिक्योरिटी, फिर पॉइंट में लिखना टू पब्लिक जनरल पब्लिक एट लार्ज बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस इशू करके। अब प्रोस्पेक्टस कैसा होगा कैसा नहीं, ये सेक्शन में आगे पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, 24 में 25 में, सब प्रोस्पेक्टस के ही है। एक ही कंपनी को अगर बार बार शेयर इशू करने हो तो फिर वो क्या करे, बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करे। जैसे अभी मैंने शेयर इशू करे 1.5 करोड़, 10 रुपए का एक था, 15 करोड़ 1.5 करोड़ शेयर इशू करे, 10 रुपए का एक था, 15 करोड़ की फंडिंग हो गई। अब मेरे को 15 करोड़ की फिर जरूरत पड़ी 3 महीने बाद, फिर शेयर इशू करे, फिर प्रोस्पेक्टस इशू करूं। पहले करा था अभी 3 महीने पहले, वही शेयर है, मेंबर भी वही है, लोग भी वही है। उन्हीं लोगों को बोला 15 करोड़ में कुछ नहीं हो रहा भाई, 15 और दो। ये सब सवालों के जवाब आगे मिलेंगे। तो पहले तो पब्लिक इशू में सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं, सेकेंड प्राइवेट मेंबर को कर सकते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट फॉलो करके, और एग्जिस्टिंग मेंबर को कर सकते हैं बाय वे ऑफ राइट एंड बाय वे ऑफ बोनस, बाय वे ऑफ राइट एंड। तो ये 23(1) था। फिर 23(2) में क्या लिखोगे, प्राइवेट कंपनी कैन इशू सिक्योरिटी, जैसे पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है ऐसे प्राइवेट कंपनी भी इशू कर सकती है। किसको, पब्लिक को नहीं, किसको, प्राइवेट सेक्टर को बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, और एग्जिस्टिंग मेंबर को बाय वे ऑफ राइट एंड बोनस। अब राइट शेयर का भी सेक्शन है और बोनस शेयर का भी सेक्शन है, इसमें नहीं है लेकिन 42 में राइट और बोनस नहीं आएगा, 61 62 अगले चैप्टर में आएगा कि राइट इशू कैसे देते हैं और बोनस इशू कैसे देते हैं। ठीक है, चलो पढ़ो, टिक करो। चैप्टर स्टार्ट होता है तुम्हारा 3.3 से 23(1). पब्लिक कंपनी कैन इशू सिक्योरिटी टू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, है ना, थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट और थ्रू राइट इशू एंड बोनस इशू इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी बाय फॉलोइंग सेबी गाइडलाइन। पहले ही बता दूं, पिछले चैप्टर में भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ, जब भी लिस्टेड कंपनी आ जाए एक लाइन अपनी तरफ से जोड़ देना, उसे सेबी गाइडलाइंस भी फॉलो करनी पड़ेगी। क्या फॉलो करनी पड़ेगी, एक नॉर्मल कंपनी होगी तो कंपनीज एक्ट लगेगा, लेकिन जब भी लिस्टेड कंपनी की बात हो रही हो तो उसको सेबी गाइडलाइन अलग से फॉलो करनी पड़ेगी, मतलब उसको सेबी के रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम कंपनीज एक्ट, अपार्ट फ्रॉम। किससे लेगा वो वापस शेयर, ले सकता है वो वापस से, प्राइवेट प्लेसमेंट ही कहलाएगा। नेक्स्ट 23(2), ये तो 23(1) था और अब 23(2) अंडरलाइन। अब प्राइवेट कंपनी में इशू, प्राइवेट कंपनी भी सिक्योरिटी इशू कर सकती है बाय वे ऑफ राइट इशू या बोनस इशू, बाय वे ऑफ, इसका पब्लिक इशू वाला हट गया, और बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, बाय वे ऑफ, और यही चीजों को नीचे डब्बा बना के भी लिख दिया और बढ़िया कि मोड ऑफ इशू, अगर आप पब्लिक ऑफर लेना चाहते हो तो पब्लिक कंपनी में यस, प्राइवेट कंपनी में नो। प्राइवेट प्लेसमेंट लेना चाहते हो तो पब्लिक कंपनी में भी यस, प्राइवेट कंपनी में भी यस। राइट इशू और बोनस इशू लेना चाहते हो तो पब्लिक कंपनी में भी यस, प्राइवेट कंपनी में भी यस। सेबी गाइडलाइन फॉलो करने की बात पब्लिक कंपनी में यस, बट ब्रैकेट में लिख दो इफ लिस्टेड। क्या लिख दो, हर पब्लिक कंपनी लिस्टेड नहीं होती, ठीक है, मतलब ऐसा कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। वैसे तो यूजुअली ऐसा ही होता है कि हर पब्लिक कंपनी लिस्टेड होगी ही सही, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी, जैसे आप लोग, जैसे मैं किसको ऐसे समझाता हूँ कि जितने भी बच्चे सीए में एनरोल होते हैं और जब सीए बन जाते हैं तो रेशो देखा जाए तो सब ग्रेजुएट भी होते ही हैं, ठीक है, बहुत कम ही ऐसा दिखेगा तुम्हें कि इसने सीए किया है बीकॉम नहीं किया है, करता ही है वो बीकॉम। लेकिन ऐसा कोई रूल है क्या कैसा करना पड़ेगा, सेम ऐसे ही है। पब्लिक कंपनी है तो लिस्टेड ही मिलेगी आपको, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि पब्लिक कंपनी है तो लिस्टेड होगी ही। यहाँ तो यही लिखना पड़ेगा कि लिस्टेड है तो ही सेबी गाइडलाइन फॉलो करनी है, अदरवाइज। बढ़ो आगे बढ़ो, फिर इसको एक और चार्ट में बना दिया, मतलब ये इतना चार्ट तो ऐसे बनवा रहा है जैसे बहुत इंपॉर्टेंट, इतना डिफिकल्ट सेक्शन है, इससे डिफिकल्ट तो आएगा ही नहीं कुछ आगे, ठीक है। पब्लिक कंपनी है तो काटो इसको, बावले पागल के बच्चे को। आगे आओ, सिक्योरिटी की डेफिनेशन पढ़ाते हैं आपको। क्या पढ़ाते हैं,
बार बार इस एक्ट में यूज होगा सिक्योरिटी वर्ड। क्या यूज होगा? व्हाट इज सिक्योरिटीज। अब प्यारे बच्चों, इसका कोई सेक्शन नहीं है क्योंकि हर डेफिनेशन सेक्शन 2 में लिखी हुई होती है। आपको इससे पहले वाले चैप्टर में प्रोस्पेक्टस की प्रोमोटर की डेफिनेशन पढ़ाई, अभी थोड़ी देर बाद आपको प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, सिक्योरिटी की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, आने वाले चैप्टरों में डिपॉजिट की डेफिनेशन, चार्ज की डेफिनेशन, डायरेक्टर की डेफिनेशन, ऑडिटर की डेफिनेशन, दुनिया जहान की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा आपको। इसीलिए चैप्टर 1 नहीं पढ़ाया आपको, क्योंकि चैप्टर 1 में क्या दे रखी है? सारी डेफिनेशन जो कहाँ लिखी जाती है, और हर डेफिनेशन अपने अपने एक्ट चैप्टर के अंदर भी अलग से आती रहेगी, इसलिए अलग से चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता। तो यहाँ जो जो डेफिनेशन आती जा रही है, पिछले चैप्टर में सिर्फ एक ही डेफिनेशन पढ़ी, 2 पढ़ी, एक की मैनेजर पर्सन की भी पढ़ी थी, किसकी पढ़ी थी? और एक प्रमोटर की भी पढ़ी थी, किसकी पढ़ी थी? अब पूरे कंपनीज एक्ट में मैं तुम्हें जितनी भी डेफिनेशन है पढ़ाऊंगा, एक क्वेश्चन मैक्सिमम और मिनिमम आए ही ना, मैक्सिमम एक क्वेश्चन कि डिफाइन द फॉलोइंग, एक आ जाएगा। वो किस में से आएगा पता नहीं हमें, कोई भी एक या दो डेफिनेशन 2-2 नंबर में, 4 नंबर में आता है, लेकिन मैक्सिमम एक बोल रहा हूँ, मिनिमम एक नहीं बोल रहा। मिनिमम तो हो सकता है ना भी आए, ठीक है। तो डेफिनेशन जितनी जितनी हर चैप्टर में आती जा रही है उसको अच्छे से याद रखना। आई होप प्रमोटर की डेफिनेशन आप सबको अभी तक याद होगी, की मैनेजर पर्सन की भी डेफिनेशन याद होगी। प्रथा बोल, प्रमोटर कौन होता है? तू बोल अदिति। अदिति क्या नाम है? सॉरी, अब आरोही, कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ आरोही, बोल जल्दी। चार बताई थी, 4। वेरी गुड। तूने किस में बोला, किस में नाम होता है? फर्स्ट पॉइंट क्या बोला तूने? एनुअल रिटर्न। इसके बाद एक और था, यही चैप्टर का नाम है। जिसका प्रोस्पेक्टस में नाम हो प्रमोटर, जिसका एनुअल रिटर्न में नाम हो प्रमोटर, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल को अफेयर करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, जिसके डायरेक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट करते हैं, और जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं, अदर देन प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में करते हैं वो लोग प्रमोटर, जैसे सीए वगैरह, वो भले एडवाइस देते हैं लेकिन वो प्रमोटर नहीं है, ठीक है। तो बताइए बेटा, की मैनेजरियल पर्सन कौन होते हैं? वेरी गुड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमडी, डब्ल्यूडीडी, सीईओ, सीएफओ और एनी अदर पर्सन जिसको हमने की मैनेजरियल पर्सन का पोस्ट ऑफर किया है। चलो बच्चों, वेरी गुड। अब इसी तरीके से एक डेफिनेशन पढ़ते हैं सिक्योरिटी। सबसेक्शन तो क्या याद रखें, जने कितने सबसेक्शन है, फिर भी देख लो कौन सा है? 81। मतलब ऐसा बोलूँ तो गलत नहीं होगा कि ये 81 नंबर की डेफिनेशन होगी, बहुत सारी होगी तो एक एक दो दो करके फिर। तो अब पढ़ते हैं व्हाट इज सिक्योरिटीज। व्हाट इज, इस चैप्टर में बार बार शेयर्स नहीं आएगा, सिक्योरिटी आएगा। शेयर बोलूंगा तो फिर उसमें शेयर ही आएंगे, सिक्योरिटी बोलूंगा तो उसमें शेयर्स, डिबेंचर, शेयर्स में भी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर में भी बॉन्ड, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, सब तरह की चीजें सिक्योरिटी में आती है। म्यूचुअल फंड की यूनिट, तो जो जितना आपको याद है ना वो तो पहली लाइन में ही कवर हो गया सब। देखो क्या क्या आता है सिक्योरिटी में, शेयर्स, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक एंड अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी। फिर और क्या है? स्क्रिप्ट्स शेयर्स का ही पार्ट होता है बेटा, ठीक है। जैसे डिबेंचर और बॉन्ड होते हैं ना, ऐसे शेयर्स और स्क्रिप्ट्स होते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आता है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव शायद पहले कभी बताया था आपको, किसी में रेफरेंस आया था। डेरिवेटिव मतलब दोज एसेट्स विच ड्राइव देयर वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स। दोज एसेट्स, एफएम में ही आया था शायद, फेमा में आया था, हाँ गुड। विच ड्राइव देयर एसेट फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, जो अपनी एसेट कहां से ड्राइव करते हैं, अपनी वैल्यू कहां से ड्राइव करते हैं? किसी अंडरलाइंग एसेट से। एग्जांपल दिया था मैंने आपको दूध और दही का। दूध से वैल्यू ड्राइव होती है किसकी? दही की। मतलब आप ये मान के चलो अगर दूध महंगा हो रहा है तो डेफिनेटली दही भी महंगा होगा, क्योंकि दही किससे बनता है, ठीक है। उसका वैल्यू, उल्टा तो नहीं बोल गया ना मैं, दही से तो दूध नहीं बनता ना, ठीक है। तो दही अपना वैल्यू कहां से डिफाइन करता है? दूध से। तो दही आपकी एसेट है और दूध उसकी अंडरलाइंग एसेट है।
दूध उसकी क्या है, सो वो डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव भी किस में आते हैं, शेयर्स में। अब ऐसे ही शेयर्स के डेरिवेटिव होते हैं, जैसे अभी मेरे को शेयर नहीं खरीदना, ये शेयर है और ये इसका डेरिवेटिव है। अब ये शेयर महंगा आएगा, डेरिवेटिव सस्ता आएगा, लेकिन ये डेरिवेटिव इससे ड्राइव हो रहा है, तो ये महंगा होगा तो ये भी बढ़ेगा और ये सस्ता होगा तो ये भी गिरेगा। तो अपन किसी शेयर का डेरिवेटिव खरीद लेते हैं। अब ये भी सब स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजीज है कि शेयर खरीदने की बजाय डेरिवेटिव क्यों खरीदूं, ये महंगा होगा तो वो भी महंगा ही होगा और ये सस्ता होगा तो वो भी सस्ता ही होगा, तो वो क्यों खरीदूं। तो जब दूध से ही दही बन रहा है तो दही अलग से क्यों बिक रहा है, दूध ले आओ घर में दही बना लो, क्यों लाते हो दही, बना बनाया आ जाता है, ठीक है, टाइम बच जाता है, कॉस्ट बेनिफिट्स होंगे, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, तभी हम दही खरीद रहे हैं और तभी दही बिक भी रहा है, नहीं तो सिर्फ दूध ही बिकता। तो सेम ऐसे ही डेरिवेटिव अगर अलग से बिक रहा है जबकि उसका शेयर्स है, तो वो शेयर ना खरीद के डेरिवेटिव क्यों खरीदूं, इसके भी अपने रीजंस होते हैं जो आप आगे जाके पढ़ोगे शेयर मार्केट वाले चैप्टर में। किसमें, शेयर। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं तुम्हें, क्या क्या सिक्योरिटीज में आता है, लर्न कर लेना है बराबर। शेयर, डिबेंचर, फलाना डिमकड़ा, डेरिवेटिव। तीसरे नंबर पे यूनिट्स ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, अंडरलाइन करो, यूनिट्स ऑफ। नंबर 1 पे तो आ गया तुम्हारा शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी तुम्हारी और जितनी भी तरह की, ठीक है, स्क्रिप्ट्स वगैरह, ये सब। दूसरे नंबर पे क्या आ गया, डेरिवेटिव्स। अब तीसरे नंबर पे यूनिट्स, जो बोलूं बस वही टिक करना, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, CIS की यूनिट्स, कलेक्टिव, इसको कुछ समझते हैं बराबर। जैसे अभी मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया और उस प्रोजेक्ट में 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। कितने रुपए की, 10 करोड़ रुपए में मेरे को एक खेत मिल रहा था पूरा, ठीक है। उस खेत में अपन लोग खेती वेती करके बहुत बढ़िया रेवेन्यू वगैरह जनरेट कर सकते हैं और वो खेत भी बहुत अच्छे बीघा में था, फैला हुआ था, ठीक है, और बहुत बढ़िया डील थी। पेपर वेपर भी सब कंप्लीट था, UIT अप्रूव था, मतलब जो भी सैंक्शंस लगते हैं सब सैंक्शंस कंप्लीट है, लेकिन सब चीज़ अच्छी थी उसमें, बस मैं खरीद ही लेता, बस 10 करोड़ नहीं थे, ठीक है, बाकी सब बढ़िया था। तो मैंने कहा कि यार इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट क्यों जाने दे, तो मैंने क्या करा, 100 लोगों को इकट्ठा किया और 100 लोगों से बोला ये 10 करोड़ रुपए 100 लोगों में डिवाइड करो। तो 10 करोड़ में आती है कितनी, 8 जीरो, और नीचे से 2 कट गई तो कितनी बची, 6 जीरो, तो 10 लाख रुपए हो गए। कितने हो गए, तो उन 100 लोगों से मैंने कहा कि तुम सब 10-10 लाख रुपए दो और आगे और 100 लोगों से बोलो कि वो भी 10-10 लाख रुपए दे, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं बोला, 100 लोगों से बोला कि तुम लोग मुझे कितने रुपए दो, 10-10 लाख रुपए। तुम्हारे 10-10 लाख रुपए लेकर जो 10 करोड़ इकट्ठा होगा वो मैं इस प्रोजेक्ट में लगाऊंगा, उससे खेती करेंगे, सारा रेवेन्यू जनरेट होगा और वो 100 लोगों में बांट देंगे। तो मैंने ये एक तैयार करी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और एक से 10-10 लाख रुपए ले लिए और उनको एक यूनिट दे दी। तो अब इस हमारे प्रोजेक्ट में 100 लोग हो गए। अब आप उसे पार्टनर बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन ये जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मैंने तैयार करी है, इसमें जो यूनिट मैं उन्हें दे रहा हूँ वो यूनिट भी सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन में आएंगे। समझे कि नहीं समझे? तो यूनिट भी किस में आएंगे, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। भले आप उसे कुछ भी नाम दो, आप बोलो नहीं है तो हमारे पार्टनर है, फलाना है, बट याद रखना सिक्योरिटी बात आ रही है तो कंपनी ने इशू किया होगा। अब यही काम मैं अकेला कर रहा हूँ तो वो सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि मैं कंपनी थोड़ी हूँ। पहले ही पढ़ा दिया 23 में, सिक्योरिटी कौन इशू करेगा, कंपनी। इशू करने वाले को देखना वो कंपनी होनी चाहिए, कंपनी नहीं है तो ये कंपनीज एक्ट ही क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, आप पे कंपनीज एक्ट लगेगा ही नहीं अगर आप कौन नहीं हो, कंपनी। तो एग्जाम्पल भले मैंने मेरा दिया है, लेकिन आप मेरे को रिप्लेस कर लेना शब्बीर लिमिटेड से कि मैं शब्बीर नहीं था, ठीक है। ये 21 दिन में पैसा डबल करने वाली जो स्कीम लेके आए थे वो राजू नहीं था, राजू लिमिटेड था। कौन था, ठीक है। राजू ने ऐसे बहुत सारे श्याम और बाबूराव को इकट्ठा किया और उनको बोला 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, पैसे वैसे दे दो तुम्हारे। तो वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जो हम लेकर आए हैं उसकी जो यूनिट दे रहे हैं वो भी क्या है, चौथा। बड़े आगे बढ़े, समझ में आ रहा है बराबर, ठीक है। क्या पढ़ा रहा हूं तुम्हें, सिक्योरिटीज की डेफिनेशन। क्या क्या सिक्योरिटी में आएगा, बहुत वाइड है, बहुत वाइड, ठीक है। अगला एक्ट का नाम है ना, तुम्हें जिंदगी में याद नहीं होगा, इतना बड़ा एक्ट है, हम प्यार से इसको सरफाइसी एक्ट बोलते थे। क्या बोलते थे, नाम देखो इसका, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, ठीक है। 3 एपिसोड लगेंगे नाम याद करने में। कितने एपिसोड, 3 एपिसोड, ठीक है। बहुत सारे हमारे पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो तो नाम भी पूरा नहीं बोल पाए ये, ठीक है। इन्होंने पास करवा दिया 2002 में। सरफाइसी एक्ट बोलते प्यार से हम लोग, क्या बोलते हैं,
अब बेटा जिसका एक्ट का नाम ही इतना बड़ा है तो वो एक्ट का मैं तुम्हें टाइटल वगैरह भी समझाने बैठूंगा तो अभी बहुत देर हो जाएगी। इतना समझ लो, जो भी आपके बैड लोन्स होते थे ना, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ये एक्ट आया था। जैसे मेरे पे दुनिया जहान का कर्जा है, एसबीआई को इतने पैसे देने, उसको देने, तो क्या करते थे, वो सारे लोन को रिकंस्ट्रक्ट कर देते थे, रीस्ट्रक्चर कर लेते थे और उसे छोटी छोटी यूनिट में बांधकर इक्विटी बना देते थे और बोलते थे कि भैया अब से तुम्हारी कंपनी पे राज इन बैंकों का हो गया, क्योंकि तुमने इनको लोन दे रखा था, वो लोन इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, सरफाइसी की एक एक यूनिट बन गई। अब ये सारे बैंक आपकी कंपनी को कंट्रोल करेंगे, जितना ही पैसा आप कमाओगे डिविडेंड के रूप में इनको देना पड़ेगा। ये तब तक चलेगा जब तक इनका कर्जा पूरा उतर नहीं जाता। ये इसलिए लाया गया था कानून क्योंकि बैंकों में बहुत सारे फ्रॉड होते थे, लोग बैंकों के पैसे खा के कंपनियां भग जाती थी। वो कंपनियों को लाया गया कि भाई अपने सारे डेट को रीस्ट्रक्चर करो और बैंकों का भी नुकसान ना हो। शानदार एक्ट था ये, ठीक है। तो इसकी यूनिट जो होती है वो भी सिक्योरिटी कहलाती है कि अगर हमने वो बैड लोन को रीस्ट्रक्चर करके यूनिट बना दी ना, एक एक यूनिट, तो वो यूनिट क्या कहलाएगी, सिक्योरिटी, क्योंकि दे तो मैं इक्विटी रहा हूं उनको, दे तो मैं इक्विटी रहा हूं। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, सरफाइसी की यूनिट्स। किसकी यूनिट्स, कलेक्टिव यूनिट, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट की यूनिट्स और सरफाइसी की यूनिट, सरफाइसी। ये आई और ई इंटरचेंज हो जाता है मेरे से, देख लो, आई पहले ई पहले, लास्ट में क्या है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है ना, तो यहाँ ई है और यहाँ सरफाइसी की यूनिट। आगे देखो, ये तो बताई थी, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, ये भी सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आएंगी। किसकी यूनिट्स, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है। मैंने सबके बारे में थोड़ा थोड़ा समझाया आपको। म्यूचुअल फंड समझाऊं, याद है आपको, याद है आपको म्यूचुअल फंड, ठीक है, सबको याद है। क्या होता है दिव्यांश म्यूचुअल फंड, वेरी गुड। और फिर वहां से जो पैसा कलेक्ट होता है वो रिटर्न के रूप में सब म्यूचुअल फंड के यूनिट होल्डर्स को दिया जाता है। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें हम अपना सारा पैसा एक स्टॉक में नहीं रखते, ताकि अगर वो क्रैश हो गया तो हमारा पूरा पैसा ही क्रैश हो जाएगा। इसीलिए हम अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं, ठीक है। एक बंदे ने जिसने ये स्कीम दी थी, उसका ये मानना था कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ठीक है, नहीं तो उनके फूटने का डर रहेगा। और उस तरीके से म्यूचुअल फंड का ये पूरा कंसेप्ट डिजाइन किया गया है, जो एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। हमें अपनी लाइफ में भी म्यूचुअल फंड की तरीके से ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमें अपनी निजी जिंदगी में भी इन्वेस्टमेंट कभी भी एक ही जगह पे नहीं करना चाहिए कि एक ही शेयर में पूरा पैसा लगा दिया, एक ही तरह के रियल एस्टेट में लगा दिया, पूरा पैसा एक साथ गोल्ड में लगा दिया, एक साथ सिल्वर में लगा दिया, कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हुए चलना चाहिए और अपने पैसे को अलग अलग जगहों पे लगाना चाहिए, ताकि एक मार्केट क्रैश भी हो तो हम 2 से 25 मार्केट से पैसा अर्न कर लें। तो ऐसी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स भी क्या कहलाती है, सिक्योरिटीज कहलाती है। नेक्स्ट, अब इसमें टिक करना स्पेशल पर्पस एंटिटी को, स्पेशल पर्पस एंटिटी के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट। स्पेशल पर्पस एंटिटी के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट। अब ये स्पेशल पर्पस एंटिटी कौन है मैं तुम्हें एफएम में समझाऊंगा, एफएम में चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, ये उधर है एफएम में चैप्टर नंबर 2 में स्पेशल पर्पस एंटिटी कौन है, ये मैं तुम्हें एक पूरी डेप्थ रीस्ट्रक्चर की स्कीम में समझाऊंगा। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, बेहतरीन, पूरा चार्ट वार्ट बनाकर। अभी तुम इतना समझ लो कि स्पेशल पर्पस व्हीकल एंटिटी जो होती है, ये जो सर्टिफिकेट देती है, वो सर्टिफिकेट भी क्या कहलाता है, सिक्योरिटी कहलाता है। टिक करो, एनी सर्टिफिकेट और इंस्ट्रूमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, किसी भी नाम से दिया गया हो, लेकिन अगर वो इन्वेस्टेड स्पेशल पर्पस व्हीकल ने दिया है तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी बोलेंगे। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो मैंने इधर ही लिख दिया। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को भी क्या माना जाएगा, सिक्योरिटी माना जाएगा, कि कहने की बात है, उसके तो नाम में ही सिक्योरिटी आ रहा है तो माना ही जाएगा। और कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी बोला है, लास्ट वाला पढ़ लो तुम, राइट और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी इज ऑल्सो सिक्योरिटी, राइट एंड इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी इज ऑल्सो सिक्योरिटी। तुम्हें AS13 पढ़ाऊंगा और AS13 में राइट और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी के क्वेश्चंस करेंगे, तो उस समय भी ये कंसेप्ट समझेंगे। अभी भी समझ लेते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है। मेरी तरफ देखो, मैंने तुम लोगों को ये कहा कि जो भी मेरे एग्जिस्टिंग मेंबर्स है मैं उनको राइट शेयर दूंगा। जो भी मेरे एग्जिस्टिंग मेंबर्स है
मैं उनको राइट शेयर दूंगा, शेयर्स खरीदने का मौका दूंगा वापस से मेरी कंपनी में मार्केट प्राइस से कम पे। तो तुम सब अभी मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हो, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो, तो मैं तुम्हें राइट शेयर दे रहा हूं कि मैं पहले मार्केट में शेयर इशू करूंगा, उससे पहले तुमसे पूछता हूं, तुम्हें लेना हो तो ले लो। और मार्केट प्राइस अगर 90 है तो मैं तुम्हें 75 ऑफर करता हूं। कितने ऑफर करता हूं? 75 ऑफर करता हूं। तो तुम सब मेरे सिक्योरिटी लेने के लिए तैयार थे, ठीक है, तुम लोग सब तैयार थे। अब पलक इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी सिक्योरिटीज लेने के लिए, और कोपल ने पलक को फोन किया कि भैया मेरे को ये सिक्योरिटीज खरीदनी है, जिस कंपनी में तूने अभी इन्वेस्ट कर रखा है बीसीसी लिमिटेड में, तो मेरे को भी खरीदने हैं, तो तू मुझे थोड़ा एडवाइस देगी क्योंकि तेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर्स है। तो पलक ने कहा कि मैं एडवाइस नहीं, शेयर ही दे दूंगी तेरे को, क्योंकि बीसीसी लिमिटेड नए मेंबर्स को शेयर बाद में देगी, पहले पुराने को राइट शेयर देगी। तो तू वहां पे जा और तू बोल कि तू पलक है, तू कोपल नहीं है। तू कोपल बन के खरीदेगी तो तेरे को सिक्योरिटी 90 मिलेगी, पलक बन के खरीदेगी तो 75 में मिलेगी, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग मेंबर को 75 में दे रहे हैं। तो बोला तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसके लिए मैं तेरे से 5 रुपये एक्स्ट्रा लूंगी हर सिक्योरिटी के। तब भी तेरे को वो 80 का पड़ेगा, 75 तू कंपनी को देगी, 5 मुझे देगी, तब भी वो कितने का पड़ेगा? डायरेक्ट कंपनी से खरीदेगी तो 90 का पड़ेगा, डायरेक्ट खरीदेगी तो 90 का पड़ेगा, तो 5 रुपये तुझे मुझे देने पड़ेंगे। कोपल ने कहा विन विन सिचुएशन है, ठीक है, ये तो बढ़िया है। तो 5 रुपये कोपल ने इसको दिए और पलक ने एक पेपर लिख के दिया, वो पेपर इसने मुझे दिया, उस पेपर के बेसिस पे मैंने उसको दे दिया राइट शेयर। किसको? कोपल को। तो ये सब चीजें क्या कहलाती है कि आप अपनी सिक्योरिटी का इंटरेस्ट भी किसी को बेच सकते हो। क्या पलक ने सिक्योरिटी बेची? नहीं, उसने अपनी सिक्योरिटी का इंटरेस्ट बेचा। किसको? पलक को। कितने रुपए में? 5 रुपए में। इसे बोलते हैं राइट और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं इसे? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कहां बेची? पलक ने तो खुद ही नहीं खरीदे अभी शेयर, खरीदेगी तो सीधे कोपल, तो कोपल खरीदेगी सिक्योरिटी मेरे से, और 5 रुपए में कोपल ने राइट खरीदे पलक से, तो वो 5 रुपए भी सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आएगा, और जो 75 रुपए मुझे देगी वो भी सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी है ही, लेकिन सिक्योरिटी का राइट भी क्या है? सिक्योरिटी। क्या ये बात समझ में आई आपको बराबर? तो राइट और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी इज ऑल्सो सिक्योरिटी। लर्न हुए सब? ठीक है, आगे आओ। इसने बोला है कि कंपनी बेहतर तरीके से काम कर सके, इसलिए इंडियन कंपनी ने एडीआर और जीडीआर वगैरह इशू करे हैं, जिसको हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एडीआर और जीडीआर, सिक्योरिटीज के अंदर एडीआर जीडीआर भी आते हैं, लेकिन वो एडीआर जीडीआर का अलग से सेक्शन है, तो अपन आगे उसको पढ़ने वाले थे। यहाँ से काट दो इसको पहली फुर्सत में पूरा, और उसके बाद सीधे आ जाओ इलस्ट्रेशन। हाँ, 23(4) में ये भी बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी क्लास ऑफ कंपनी को ये चैप्टर अप्लाई होने से मना कर सकती है। मतलब ये बोल सकती है कि आप यस, आप अडानी, यस आप हमारे फेवरेट हो, तो आप जितनी भी सिक्योरिटी इशू करोगे आपके ऊपर ये सारे सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी कंपनी और क्लास ऑफ कंपनी को इन सारे सेक्शन से एग्जाम कर सकती है। ठीक है, तो ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद को दिया है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। ठीक है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद को ही पावर दिया है कि हम चाहे तो किसी भी क्लास ऑफ कंपनी को इन सारे सेक्शनों से परे कर सकते हैं एग्जाम, हमारी मर्जी आएगी तब। अभी तक किसी को किया नहीं है, और करेगी भी तो उसके लिए नोटिफिकेशंस निकलते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नोटिफिकेशन निकलते हैं कि अभी इस साल, इस महीने, इस तारीख को जो भी आप इशू करोगे उस समय आप पे ये सेक्शंस नहीं लगेंगे। इस तरह के सेक्शन बहुत हानिकारक होते हैं, क्योंकि इस तरह के सेक्शन से कंपनी इन तरह के सेक्शनों को यूज़ करके पॉलिटिकल पार्टीज कॉर्पोरेट से बेनिफिट लेती है और उनके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन को मोल्ड कर देती है। इस तरह के सेक्शंस कभी भी नहीं रखने चाहिए। ठीक है, कितना भारी पावर दे रहे हो आप अपने आप को। पहले आपने कहा इस चैप्टर 3 में मैं आपको दुनिया जहान की चीज़ें पढ़ाऊंगा, और आपने चैप्टर 3 स्टार्ट ही हुआ है आज तो, और डिस्क्लेमर दे दिया कि इस सेक्शन में चैप्टर में जितने भी सेक्शन पढ़ाने वाला हूँ वो किसी भी कंपनी को मैं क्या कर सकता हूँ? एग्जाम कर सकता हूँ। ना सिर्फ एक कंपनी को बल्कि क्लास ऑफ। अभी तुम्हें मुर्सा सर अगर तुम्हारे कोर्स में होगा तो तुम्हें कुछ 4-5 सेक्शन पढ़ाएंगे, एडी एडी, अरे 45 एडी, मैं 45 एडी नहीं जानता क्या, 35 नहीं, वो तो अलग है, वो तो तुम्हारे ऑडिट के और टैक्स ऑडिट उसका है, एक टैक्स ऑडिट का है 44 एबी तो, और एडी वो तुम्हारे प्रिजम्पटिव बेसिस पे जो 8% 6% वाला है वो सब है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट वाला है।
वो 45, हाँ वो 44 वाले हैं और 35 एग्जेम्पशंस का है ना। मैं दूसरे बोल रहा हूँ, दूसरे एक कुछ ऐसे क्लास ऑफ एग्जेम्पशंस थे जिसमें इन लोगों ने कहा था पेट्रोलियम गैस की पाइपलाइन डालते हो, ये डालते हो तो 5 साल 10 साल के लिए आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा पूरा, कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। ये आएगा अभी, शायद नहीं आया होगा तुम्हें, 80 में है ये, अच्छी तरह पता है मुझे, सेक्शन 80 के अंदर ही है बहुत सारे सेक्शन। ये सेक्शंस जो थे ना डिडक्शंस के, ये जब लाए गए थे तो उस समय पे ये बिजनेस सिर्फ रिलायंस ही कर रहा था, तो इन्होंने बाकायदा एक सेक्शन निकाला रिलायंस को एग्जेम्पशन देने के लिए। कैन यू इमेजिन, मतलब ऐसा नहीं बोला कि ये रिलायंस के लिए एग्जेम्प्ट है, ऐसा बोला जो ये बिजनेस करता होगा ना उनको टैक्स नहीं लगेगा। और जब सर्च किया तो पता चला ये बिजनेस तो सिर्फ एक ही कंपनी कर रही है, ठीक है, और कोई कर ही नहीं रहा, तो मतलब ये बिजनेस एग्जेम्प्ट हो गया, ठीक है। तो इतना कॉर्पोरेट्स का इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिकल पार्टीज पे, किसी एक आध पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं, सब पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। ये कहना गलत नहीं होगा कि 70% सरकार कॉर्पोरेट्स ही चलाते हैं पर्दे के पीछे से। तो इस तरह के जो सेक्शंस होते हैं कि हम किसी भी कंपनी और क्लास ऑफ कंपनी पे ये सारे प्रोविजंस एग्जेम्प्ट कर देंगे, ठीक है। एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट एनी क्लास और एनी क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी विद कंप्लाई द सेक्शंस ऑफ चैप्टर 3। ये तुम मत करो कंप्लाई, तुम तो हमारे अपने हो। चलो एक छोटा सा एमसीक्यू दे रखा है, पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किसको सिक्योरिटी माना जाएगा? पहला यूनिट, ये बुझ गई क्या, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। पीछे बोला था एक्शनेबल क्लेम अंडर मॉर्गेज डिबेंचर, फिर बोला गया है सिक्योरिटी जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कोई सिक्योरिटी इशू करे, तो इसमें ए है 3 ओनली, बी है 1 and 3 ओनली, सी है 2 and 3 ओनली, और डी है नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी 1 2 3, ठीक है। सी माना जाएगा क्योंकि सी में क्या है, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट वाला क्यों नहीं है? क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी का कुछ भी नहीं बताया मैंने यहाँ पे तुम्हें। इंश्योरेंस पॉलिसी क्या नहीं होती? सिक्योरिटी नहीं होती। चलो बाय, कल देखते हैं, बाकी बंद कर दो भाई।